कक्षा 9 के विद्यार्थी, जान लो आपका हिंदी का पेपर किस पैटर्न से बनेगा। 2021-22 में जो पैटर्न है वो बदल गया है। जो पुराना पैटर्न था अब उस तरह से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। हिंदी का पेपर किस तरह से किस पैटर्न से बनेगा, कौन सी पुस्तक से आपसे किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। वैसे तो आपकी हिंदी की एक ही पुस्तक है, लेकिन उसमें अलग अलग है, गद्य भी है, काव्य भी है और व्याकरण भी है। तो किस तरह से क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, किस तरह से आपके प्रश्न बनेंगे, वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ही देखिए, तभी आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। देखिए, ये है सत्र 2021-22। ये आदर्श प्रश्न पत्र है बच्चों, आदर्श प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। ये नया पैटर्न आया है। गत वर्षों में यानी पिछले सालों में इस तरह का पैटर्न नहीं होता था। तो अब की बार बच्चों के लिए नया आया है कि उन्हें शुरू में ही 20 जो अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक भी अंकित है कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, ये भी प्रश्न के सामने ही लिखा होगा। अब जान लो खंड आ से आपको किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये तो समझ में आ गया ना। प्रश्न पत्र आपका 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पीय। इस तरह से बहुविकल्पी होंगे। बहुविकल्पी तो आप जानते ही हैं कि एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से एक सही होगा और आपको सही पर टिक लगाना है। देखिए, भारतेंदु युग के निबंधकार कौन है, इस तरह से आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा है गोदान किस विधा की रचना है। तीसरा है सेठ गोविंद दास द्वारा रचित व्यवहार एकांकी में कुल कितने पात्र हैं। और भारतेंदु युग के पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक थे। अब इनमें से जो 4 दिए हैं, जो आपको आता है उस पर आप टिक लगाइए। इसमें मैं आपको आज आंसर नहीं बता रही हूँ, उत्तर नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये आदर्श प्रश्न पत्र है। ये केवल आज पैटर्न आपको बताया जा रहा है। इसके उत्तर हम किसी दूसरी वीडियो में समझ लेंगे, क्योंकि अगर उत्तर बताए जाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसमें केवल हम पैटर्न ही समझ रहे हैं कि प्रश्न पत्र किस तरह से आएगा। अगला प्रश्न देखिए कि इस तरह से आ सकता है। ये हिंदी गद्य साहित्य और काव्य साहित्य के प्रश्न शुरू में ही आपसे पूछे जा रहे हैं। जैसे अगला प्रश्न है कि आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज राजसो किसकी रचना है। पुनः उपासना की दूसरी शाखा क्या कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपको एक पर टिक लगाना है कि कौन सा सही है। अगला है साखी शब्द रमैनी किसकी रचना है। कितना आसान सवाल है, इसको आप दे ही देंगे, कबीर की रचना है। अब ये देखिए, देखी रूप लोचन ललचाने हर्ष जनों ने जिनिधि पहचाने में बताइए कि इसमें कौन सा रस है। अब आप जब रस की वीडियो देख लेंगे, रस की भी प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, तो जब आपको रसों का ज्ञान हो जाएगा तो आप रस से संबंधित प्रश्नों के भी उत्तर दे पाएंगे। अगला है बंदव गुरुपद पदुम परागा सुरच सुभाष सरस अनुरागा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। अब आप छंद की वीडियो देखिए। छंद जब आप समझ लेंगे तो आप इस तरह से प्रश्नों के भी उत्तर दे देंगे। अगला है तरनी तनुजा तर तमाल तरवर बहुछाए, इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपको दिख ही रहा है कि इसमें त वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। और ये जो ऊपर था बंदव गुरुपद पदुम परागा, इसमें चलिए आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें कौन सा छंद है। अगर आपको अलंकार की वीडियो देखनी है, अलंकारों को अच्छी तरह से समझना है, तो उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहां से पूरे अलंकारों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। समास भी आपको प्लेलिस्ट में समझा दिए गए हैं, वहां से आप पढ़िए। आपको समास से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है माता पिता दिन रात आदि के बीच विराम चिन्ह का प्रयोग किस प्रकार हुआ है, या माता पिता दिन रात आदि के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। विराम चिन्ह क्या होते हैं, विराम चिन्ह कहाँ लगाना चाहिए, ये सब भी आपको प्लेलिस्ट में जरूर मिल जाएगा। तो सारे ही प्रश्नों का समाधान आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। 9th की प्लेलिस्ट खोलिए और सारे ही जो चैप्टर हैं, जो आपकी ग्रामर है, व्याकरण है, सबको समझ लीजिए। अस्थि शब्द का तद्भव बताइए। तो ये सब भी आप तत्सम वाली जो वीडियो है वो सब देखेंगे तो उसमें आपको मिल ही जाएगा। लेकिन बहुत ही आसान सा सब जो है ये प्रश्न है, अस्थि
शब्द अस्थि का अर्थ क्या होता है? हड्डी होता है, तो क्या होगा? तद्भव हड्डी। ठीक है। अज्ञान का विलोम क्या है? आप विलोम शब्द को याद करिए। यह कमल, राजीव, जलज, ललिन, ये क्या कहलाते हैं? तो आपको दिख ही रहा, अगर आपने पर्यायवाची शब्द याद किए होंगे तो आप बता ही देंगे क्या ये पर्यायवाची शब्द है। महाशय का संधि विच्छेद क्या होगा? आप देखिए, संधि को याद कर लीजिए, संधि की वीडियो देखिए, संधि को समझिए और संधि से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर दीजिए। रामे रूप का, ये रामे रूप किसका है? कौन सी विभक्ति का है? सप्तमी का है, तृतीय का है, चतुर्थी का है, तृतीय का। देखिए, राम के रूप भी बहुत ही आसान, जिस तरह से इसमें पूछे गए हैं उसी तरह से समझाए गए हैं। देखिए, इसमें सब कुछ आपको नहीं समझाया जा सकता, इसमें सिर्फ बताया जा रहा है कि पैटर्न किस तरह से आएगा। आप राम के शब्द की जो वीडियो है उसको देखिए ध्यान से, और राम के रूप से जो भी प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा उसमें बहुत ही विस्तार से आपको समझाया गया है। अब आते हैं धातु रूप। धातु रूप भी बच्चों उसमें बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं, तो धातु रूप को भी आप समझिए, क्योंकि धातु रूप से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे है क्र धातु, विधिलिंग, लकार, मध्य पुरुष, द्विवचन का रूप बताइए। जब आपको धातु रूप पूरे समझ में आ जाएंगे तो आपसे किसी भी तरह से प्रश्न पूछे जाएं आप जवाब दे ही देंगे। अब ये हुआ खंड आ पूरा। अब आता है खंड बा। इस तरह से देखिए, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आता है आपका, जैसे मंत्र पाठ शुरू होता है, क्योंकि बात पाठ आपका निकल चुका है किताब में से, जो भी पहला पाठ उसमें बात दिया हुआ है, तो दूसरा ही पाठ है आपका मंत्र, वो आपको पढ़ना है। ये देखिए, इस तरह से मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। इस तरह से एक पैराग्राफ आएगा। अब इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जो पिछली बार जो पैटर्न बना था उसमें एक रेखांकित प्रश्न भी आता था कि रेखा खींची होती थी और उसमें आपको व्याख्या करनी होती थी। अब ये देखिए कितना सरल हो गया आपके लिए, ये रेखांकित प्रश्न भी हट गया है और सिर्फ 2 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। और देखिए 3 अंक का ये प्रश्न बन गया है। पहले 2 अंक का प्रश्न होते थे, ये 3 प्रश्न आपसे पूछे जाते थे पिछली बार, तो अब 3 अंक का एक प्रश्न है। और भगत के अनुसार सभ्य समाज कैसा था, पुराने जमाने के जीवों का व्यवहार कैसा था। ये देखिए मंत्र पाठ पूरा समझा दिया गया है, आप वीडियो देखिए और मंत्र पाठ को समझिए और जो उसके प्रश्न है उसको उत्तर लिखिए उसका। अगर आपको मंत्र नहीं करना है तो आप दूसरा वाला कर लिए कि दुनिया में अमोघ शक्तियां हैं, इस तरह से। ठीक है, आपको 2 पैराग्राफ मिलेंगे। अगर आपको एक पाठ याद नहीं है तो आप अथवा में से दूसरे को कर लीजिए, उससे भी 2 प्रश्न आपसे ही पूछे जाएंगे और अंक आपके समान ही रहेंगे। ये नहीं कि आपने पहला नहीं किया दूसरा कर दिया तो आपके कम अंक आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप कोई भी करें, बीच में अथवा लगा है तो इसका मतलब होता है कि आपको एक करना है। बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि अथवा लगा है तो एक करना है, कि ये सभी करने हैं। ठीक है, आप अथवा जान लो, जिसमें भी अथवा लगा होता है उसका मतलब होता है कि दोनों में से एक करना है। अगला प्रश्न आता है 22वां कि निम्नांकित पदांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें से देखिए ध्यान से कि जैसे ये दिया है, रैदास जी का जो पद है ये दे दिया गया है, ये सिर्फ पैटर्न है दिखाने के लिए। और भी जो आपके काव्य में जो पाठ है वो कोई भी एक पद आ जाएगा, मीराबाई का आ सकता है या किसी और का भी आ सकता है, जितने भी पाठ है उसमें से एक। तो आपको क्या करना है, किस तरह से आपको उसका प्रश्नों का उत्तर देना है, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, राती सोनाही मोती शब्द के तत्सम रूप लिखिए, मतलब किस तरह से भी उसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है। तत्सम शब्द पूछा जा सकता है, कोई अगर उसके अंदर पर्यायवाची शब्द आया है तो उससे भी संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसमें से अलंकार पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, और किसी एक पंक्ति का आपसे आशय भी पूछा जा सकता है। मतलब आप उसको बिल्कुल समझिए, रट्टा नहीं मारना है। अब वो वाला पैटर्न नहीं रहा कि आप रट के जाएंगे और आप वो ही लिख कर आएंगे। आप जो भी आपका पाठ है उसको बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, जो भी उसको समझाया जाए उसमें कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है, कौन सी या कोई तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है, उसको पूरा समझिए, तभी आप उसके प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। इसमें भी अथवा आएगा, अथवा भी बता दिया कि अथवा का मतलब कि अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो आप नीचे वाले पद का अर्थ लिख सकते हैं। इस तरह से भी आपको ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ये देखिए, ये दान से आया है। सारे ही 9th के पाठ पढ़ा दिए गए हैं, प्लेलिस्ट में आपको सारे पाठ मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए, कवि ने नीचे झुककर क्या कहा है, दान कविता में कवि द्वारा किया गया व्यंग क्या है। आप दान की वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा। आप रहीम के दोहे देखिए, आप मीराबाई के दोहे देखिए, और आप जो है ये रैदास जी के देखिए। बहुत ही सरल शब्दों में आपको अर्थ समझाए गए हैं।
शिप पर किसने क्या चढ़ाया। आप पाठ को पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। अब आती है आपकी संस्कृत। संस्कृत से आपको क्या करना है, देखिए संस्कृत में आपसे इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक आपको संस्कृत का लिखा हुआ पैराग्राफ आएगा, ये भी आपके दो आएंगे, उसमें से आपको ये कर दो या ये वाला कर दो, ठीक है। अथवा का आपको समझ में आ ही गया कि दो पैराग्राफ हैं, या तो ये करना है, ये नहीं करना है तो ये करना है। अब इसमें करना क्या है, देखो बच्चों, करना इसमें ये है, जो यहाँ पर ये संस्कृत में लिखा हुआ है, जो ये संस्कृत में लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इसके आपको क्या करना है, अनुवाद करना है। संस्कृत में ये लिखा हुआ है, इसको आपको हिंदी में लिखना है और अनुवाद करना है। अनुवाद और व्याख्या में बच्चों अंतर होता है। व्याख्या में हम अपने शब्द भी लिख सकते हैं, लेकिन अनुवाद में जो लिखा हुआ है एक भाषा में, वही दूसरी भाषा में आपको बदलना है। इसमें एक भी शब्द आप अपनी तरफ से नहीं भरेंगे। कुछ अगर अपनी तरफ से भरा जाता है तो उसको एक ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं करना है तो आपको ये कर लेना है। इसको, इस पाठों को भी बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। आप जाइए और प्लेलिस्ट निकालिए 9th की, सारे ही संस्कृत के पाठों की जो अनुवाद है वो बहुत ही सरल शब्दों में समझाया गया है। आपको पढ़ के लगेगा कि ये तो बहुत ही सरल था, ये तो हम कर जाएंगे, ठीक है। अब इसमें भी एक गद्य में और एक पद में, अब यहाँ पर देखिए दूसरा एक आएगा, एक आएंगे श्लोक। आपसे एक श्लोक का क्या पूछा जाएगा, अनुवाद पूछा जाएगा। तो इसमें भी अथवा होंगे, दो श्लोक हैं, एक ये है और एक ये है। इसमें से एक श्लोक का अर्थ अगर आपको जो भी आता है वो आप अर्थ नहीं लिखेंगे, इसमें अनुवाद करेंगे, ठीक है। इन सारे अनुवाद को भी पढ़ा दिया गया है, आप जाकर के वीडियो को देखिए। अब आता है दीपदान। दीपदान एकांकी या लक्ष्मी का स्वागत। इस तरह से जो आपकी एकांकी है, दीपदान एकांकी है, लक्ष्मी का स्वागत है। जितने भी इस वर्ष एकांकी आपके कोर्स में है उन सब में से इसी तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि या एकांकी अथवा मतलब दीपदान एकांकी अथवा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के कथा संगठन पर अपने विचार प्रकट कीजिए, या लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो किस तरह से चरित्र चित्रण आता है, किस तरह से कथा संगठन होता है, पन्नाधाय का चरित्र चित्रण क्या है, बनवीर का चरित्र चित्रण क्या है, लक्ष्मी के स्वागत में माँ का चरित्र चित्रण क्या है, इन सब की भी वीडियो आपको मिल जाएंगी कक्षा 9 की प्लेलिस्ट में। और ये बहुत देखी जाने वाली वीडियो हैं जो एकांकी से संबंधित हैं, आप भी उसको देखिए और समझिए। और इन सब को जब आप पढ़ेंगे तो आप बोर नहीं होंगे, आपको बहुत आनंद आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और नई जो ज्ञान है आपको मिलेगा और इनको पढ़ने में आपको बिल्कुल भी बोरियत नहीं होगी। अगला जो 25वां प्रश्न आपका आएगा कि निम्नलिखित लेखक में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं का नाम लिखिए। अब आपके जो लेखक हैं उनका आपको जीवन परिचय लिखना है और 2 उनकी रचनाएं। 3 आएंगे लेखक, उसमें से आपको एक ही लेखक का जो जीवन परिचय है वो लिखना है और इसी तरह से आपको कवि में से भी एक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी भी 2 रचनाएं। आगे देखिए जो 26 वाला प्रश्न है उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपकी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए। तो आपको कम से कम 3 श्लोक याद करके रखने होंगे, क्योंकि 2 श्लोक तो आपको प्रश्न पत्र में लिखे हुए आएंगे। तो ऐसा ना हो कि आपने 2 जो याद किए थे या एक जो याद किया वो प्रश्न पत्र में लिखा हुआ आ गया तो आप उसको नहीं लिख सकते, क्योंकि देखिए लिखा हुआ है कि ऐसा श्लोक आपको लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आप कम से कम 3 श्लोक याद करके रखिए। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों के संस्कृत में आपको उत्तर देना है। तो देखिए ये संस्कृत वाली जो किताब है आपकी पुस्तक है उसमें से आपको किस तरह से उत्तर देना है वो सब आपको वीडियो में मिल जाएगा। जब आप वीडियो देखेंगे किस तरह से सरल विधि से आपको समझाया गया है कि संस्कृत के जो उत्तर देने होते हैं किस तरह से दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 प्रश्न आपसे संस्कृत में पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न दिए हैं, उसमें से आपको 3 नहीं बल्कि 4 दिए हैं। 4 प्रश्नों में से केवल आपको 2 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। अगला प्रश्न है 28वां। इसमें आपसे मुहावरे एवं लोकोक्ति का अर्थ और वाक्य प्रयोग पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये मुहावरे और लोकोक्तियों की भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी, आप उसको देखिए और समझिए
और इस प्रश्न की तैयारी कीजिए। अगला प्रश्न है 29वां। इसमें आपसे 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद की प्लेलिस्ट है। किस तरह से सरल शब्दों में आपको अनुवाद समझाए गए हैं। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको ये सब अनुवाद बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो आपको 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद लिखना है, ठीक है। जो हिंदी लिखी हुई है उसको आपको संस्कृत में लिखना है। और आता है प्रश्न संख्या 30, जो अंतिम प्रश्न होगा। इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। तो आपको शुल्क मुक्ति अर्थात फीस माफी के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है प्रधानाचार्य को, अपने प्रिंसिपल को। और दूसरा प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अपने प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखे जिसमें अस्वस्थ होने के कारण 1 दिन का अवकाश मांगा गया हो। इसमें समझ लो कि आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, एक प्रार्थना पत्र लिखना है जिसमें आप बीमार हैं और आप एक दिन का भी हो सकता है, कई दिन का भी हो सकता है, ठीक है। जितने भी दिन का आपको अवकाश चाहिए, अवकाश मतलब छुट्टी चाहिए, उसका प्रार्थना पत्र आप किस तरह से लिखेंगे अपने प्रधानाचार्य को, अपने प्रिंसिपल को, ये सब आपसे पूछा जाएगा। तो आप इस तरह से दोनों ही जो ये प्रार्थना पत्र है उसको बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर ले कि छुट्टी के लिए कैसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे या फीस माफी के लिए किस तरह से लिखेंगे। तो आज इस वीडियो में हमने जाना कि 2021-22 में हिंदी का प्रश्न पत्र किस तरह से आएगा। मुझे आशा है कि आपको अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी को मिले। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो, जानकारी की वीडियो, हिंदी से संबंधित वीडियो आपको मिलती रहे।